हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे जो हमारी फ्रांस की क्रांति चल रही थी। तो फ्रांस की क्रांति में हमने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है, तो उसी क्रम में ये पार्ट सेकंड है। तो यदि आपने वह नहीं देखा तो आप वो है देखिए। इससे क्या है, इसको आप कंटिन्यू करने में आपको अच्छी मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। तो हमारी क्या राष्ट्रीय महासभा की बात हो चुकी थी, मतलब टेनिस कोर्ट की जो शपथ है वो ले ली गई थी। फिर हमारे राष्ट्रीय महासभा का गठन कर दिया जाता है 27 जून 1789 को। तो 27 जून को राजा ने असफल होकर, मतलब थक हार कर, तीनों सदनों की एक संयुक्त अधिवेशन का आदेश दे दिया कि जब हमारे राजा थक जाते हैं कि भैया क्यों, क्योंकि जो जन समुदाय है, जनसाधारण है, वह मानता नहीं है। और जो हमारा कुलीन वर्ग है और पादरी वर्ग है वो भी नहीं मानता। थक हार के वो क्या करता है, तीनों सदनों की एक संयुक्त अधिवेशन का आदेश दे देता है। यह क्या फ्रांस की जनता की विजय थी। एक तरह से जनता इससे खुश होती है। हम अब क्या, राष्ट्रीय महासभा को संविधान सभा कह के संबोधित किया जाने लगा। जो हमारा राष्ट्रीय महासभा है, तो राष्ट्रीय महासभा को क्या कहा जाने लगा, संविधान सभा ही कहा जाने लगा। इसी क्रम में आता है आगे बास्तिल का दुर्ग पतन। जो बास्तिल का किला है उसका पतन किया जाता है। मतलब जो हमारी जो राष्ट्रीय महासभा है, जो आपने देखा, इसने एक आदेश दिया कि जितने भी जो हमारे क्रांतिकारी है उनको क्या है, कैद किया गया था बास्तिल के दुर्ग में। कहा बास्तिल का किला है उसमें कैद किया गया। तो राजा को आदेश दिया गया कि राजा उन जो भी हमारे राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़े। तो लेकिन राजा मना कर देता है। तो हमारे बास्तिल का दुर्ग है उसका पतन किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है। तो उसकी घटना के बारे में देखें। तो संविधान सभा के कार्य के दौरान ही राजा ने रानी और कुलीनों के दबाव में रानी और कुलीनों के दबाव में नेकर को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। जैसे दोबारा नेकर को वित्त मंत्री का पद दिया जाता है, लेकिन नेकर को क्या, वित्त मंत्री के पद से वापस से हटा दिया जाता है। साथ ही क्या, सेना को बुला भेजा कि सेना को वापस से अंदर बुला भेजा। क्यों? क्योंकि सेना, राजा को लगा कि जनता क्या है, जो हमारे राजा है उसको मार देगी। तो इससे बचने के लिए राजा क्या करता है कि सेना को बुला लेता है। इसमें क्या, विदेशी सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जनता में इसमें ऐसी बातचीत हुई कि जैसे ऐसे आप मान सकते हैं कि राजा तीनों सदनों की बैठक बुला रहा है। फिर जो हमारे पादरी है, विशेष अधिकार प्राप्त जो वर्ग है, और रानी, इनके कहने पर राजा क्या करता है कि जो सैनिक है उनको बुला लेता है, साथ साथ नेकर को भी हटा देता है। तो जनता में क्या, अफवाहें फैलने लगती है। जनता में क्या होती, अफवाहें फैलनी शुरू हो जाती है इस तरह की कि राजा ऐसा क्यों बुला रहा है। साथ ही साथ जो सैनिक भी है, तो सैनिक भी कैसे हैं, सैनिक भी हमारे विदेशी सैनिक है। सैनिक भी कैसे हैं, विदेशी सैनिक। तो उन्होंने प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने नेशनल गार्ड संगठन का गठन कर लिया। जो हमारे जनता थी, विशेष सामान्य जनता, उन्होंने क्या किया, एक नेशनल गार्ड संगठन का गठन किया जो जनता की जान माल की सुरक्षा करने वाला था। मतलब जो जनता की जान माल की सुरक्षा करने वाला एक नेशनल गार्ड संगठन, इसकी स्थापना कर ली। और केसमाइल देशमोला, केसमाइल देशमोला नाम का एक नेता था। उसने जनता को हथियार उठाने के लिए कहा। उसने कहा कि जनता को कि अब समय आ गया है तुम्हें हथियार उठाने के लिए। तो उन्होंने हथियार उठाने का आह्वान किया। 14 जुलाई को पेरिस में भीड़ ने, जो पेरिस है, तो पेरिस में भीड़ ने क्या किया, बास्तिल नाम के किले पर अधिकार करके वहाँ पे जो हमारे राजनीतिक कैदी थे उनको छुड़ा लिया। और ये किला क्या है, जनता पर अत्याचार का प्रतीक माना जाता था। जनता के अंदर जो भी आवाज़ उठाता था उसको बास्तिल के किले के अंदर ही कैद किया जाता था। तो इसलिए जनता ने क्या किया, बास्तिल के किले पर अधिकार कर लिया। और बास्तिल के किले का पतन क्या था, इसका पतन राजनीतिक रूप से निरंकुश शासन का अंत भी माना जाता है। जनता ने राजा के सफ़ेद झंडे को त्याग करके लाल, सफ़ेद और नीले झंडे को अपनाना शुरू कर दिया। जनता ने क्या किया, जो राजा का सफ़ेद झंडा है उसको त्याग दिया और उसकी जगह क्या करने लगे, जो लाल, सफ़ेद और नीले रंग के जो झंडा है उसको अपना लिया। 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया। 14 जुलाई को क्या किया गया, राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया। किसानों ने सामंतों और ज़मींदारों के घर संपत्ति और दस्तावेजों को आग लगा दी। किसानों ने क्या किया, सामंतों, ज़मींदारों के घर संपत्ति और दस्तावेजों को क्या, आग के हवाले कर दिया। जो बास्तिल का दुर्ग है, इसके पतन को राजा लुई ने कहा कि जब राजा लुई अपने किले में से बैठ के देखते हैं जो बास्तिल का पतन चल रहा था, कि अरे यहाँ तो विद्रोह हो गया है। लेकिन पास में खड़े उनके जो एक सलाहकार थे, लियांकुर, तो लियांकुर साहब कहते हैं, अरे सरकार, ये कोई विद्रोह नहीं है, ये तो क्रांति है। और क्रांति भी कैसी, ये हमारी जो फ्रांस की क्रांति है। अब बात करते हैं हमारे विशेष अधिकारों का अंत। क्या विशेष अधिकारों का अंत की बात करें, 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। तो इसकी बात करें तो 4 अगस्त 1789 की रात, कि 4 अगस्त 1789 की रात फ्रांस में एक नए युग की शुरुआत होती है। 4 अगस्त 1789 को की रात को फ्रांस में क्या, एक नए युग की शुरुआत होती है। सबसे पहले नोआई,
नामक कुलीन व्यक्ति ने घोषणा की कि सारे के सारी समस्याओं का कारण करों की असमानता है। जो जितने भी समस्याएं हैं फ्रांस के अंदर, उन समस्याओं का कारण करों की असमानता और विशेषाधिकार है। मैं अपने खुद के विशेषाधिकार त्यागता हूँ। जो मेरे को विशेषाधिकार मिले हुए हैं, मैं क्या करता हूँ, उन सारे विशेषाधिकारों का त्याग करता हूँ। अब कुलीन और पादरी वर्ग ने भी स्वयं विशेषाधिकारों का त्याग करना शुरू कर दिया। जो कुलीन वर्ग है और पादरी वर्ग है, इन्होंने कहा कि अब कहने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने विशेषाधिकारों का त्याग करते हैं। पादरियों के द्वारा भी मजहबी कर समाप्त कर दिया गया। जो हमारे धार्मिक कर था, टीथे नाम का टैक्स, तो इस टैक्स को त्याग दिया गया, समाप्त कर दिया गया। न्यायाधीशों ने उपाधियों को त्याग करना शुरू कर दिया। सरकारी सेवाओं के द्वार सभी के लिए समान रूप से खोल दिए गए। सरकारी जो सेवाएं हैं सभी को बराबरी से मिलनी शुरू हो जाती है। अब होती है हमारे मानव अधिकारों का की घोषणा। 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव अधिकारों की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय सभा ने लफायत के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय सभा ने क्या किया, लफायत के प्रस्ताव पर मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया। लफायत के प्रस्ताव पर क्या किया, मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया। और इस घोषणा पत्र में क्रांति के वे निश्चित उद्देश्य और सिद्धांत निहित थे। क्या जो हमारे घोषणा पत्र था, तो इसमें क्या क्रांति के निश्चित उद्देश्य और सिद्धांत निहित थे, जिन्हें जनता समझ पाए। इस तरह से उन सिद्धांतों को बनाया गया था और वह भविष्य में बनने वाले संविधान का आधार बने। जो हमारे ये जो क्रांति का घोषणा पत्र था, अधिकार घोषणा पत्र, तो यही हमारे क्या क्रांति के वो भविष्य में संविधान का आधार बनते हैं। मानवाधिकारों की घोषणा के इस पत्र के संबंध में एक्टर ने कहा था कि मानवाधिकारों की घोषणा के संबंध में एक्टर ने क्या कहा, ये कागज़ का टुकड़ा नेपोलियन की विजय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि नेपोलियन ने जितनी जगह जीती है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये हमारे कागज़ का टुकड़ा है। जो मानवाधिकार की घोषणा पत्र है उसकी बात करते हैं। अब बात करें घोषणा पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ था कि सभी इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। पहली बात करें तो मनुष्य के जन्म से प्राप्त कुछ अधिकार प्राकृतिक होते हैं। इसमें लिखा हुआ है मनुष्य के जन्म से प्राप्त कुछ अधिकार प्राकृतिक होते हैं, जैसे हमारी स्वतंत्रता, और इन्हें छीना नहीं जा सकता। लेकिन एक मनुष्य की स्वतंत्रता दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति की आज़ादी क्या है, दूसरे व्यक्ति की आज़ादी में बाधक नहीं होनी चाहिए। बिना कानूनी आधार के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा अधिकार क्या दिया गया, बिना कानूनी आधार के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राज्य क्या है, नागरिकों की जान माल और अधिकारों की सुरक्षा हेतु है। राज्य क्या है, नागरिकों की जान माल और अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। राज्य का कानून उस राज्य के व्यक्तियों की इच्छा की अभिव्यक्ति है कि राज्य का कानून वैसा होगा जैसी जनता चाहेगी। योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में जाने का सभी का अधिकार है। क्या जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनमें जाने का अधिकार की बात करें तो योग्यता के आधार पर कोई भी जा सकता है। साथ ही साथ निजी संपत्ति का अधिकार भी लागू किया गया। क्या किया गया, निजी संपत्ति का अधिकार भी लागू किया गया। व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति रख सकता है। फिर मजहब की स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो धर्म अपना सकता है, चाहे तो अपना धर्म माने, चाहे तो ना माने, तो उसकी इच्छा है। फिर अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता लागू की गई। क्या किया गया, अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता को लागू कर दिया गया। फिर इसी दौरान क्या होता है, अभी जो हमारी स्त्रियां हैं, स्त्रियों का भी अभियान होता है। उसकी बात करें तो 5 अक्टूबर को 6 से 7 हज़ार महिलाएं सम्राट का जो वर्साय का महल था वहाँ पहुँच जाती है और रोटी की मांग करने लग जाती है। कहती है हमें रोटी दो। 6 से 7 हज़ार महिलाएं सम्राट की जो वर्साय का महल है वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ जाके क्या करती है, रोटी की मांग करने लग जाती है। राजा और उसके परिवार को पेरिस लाने की मांग होने लगती है कि भैया राजा और उसके परिवार को कहाँ, आप पेरिस ला के रखो। राजा भीड़ को कैदी हो जाता, मतलब जो भीड़ थी उसने राजा को चारों तरफ से कैद कर लिया था। 6 अक्टूबर को राजा और राज परिवार को संपूर्ण मार्ग में भीड़ उत्साहित दिख रही थी। क्या कि 6 अक्टूबर को राजा और राज परिवार को संपूर्ण मार्ग में भीड़ उत्साहित दिख रही थी। जो मतलब जितने भी रास्ते थे, राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं बच के कहीं निकल जाऊं, लेकिन जिधर भी वो रास्ता देखता है उधर ही उधर भीड़ ही भीड़ दिखती है उसे। नाच गाने के साथ एक नारा दिया जाता है, हमारे साथ रोटी वाला उसका परिवार है। हमारे साथ रोटी वाला और उसका परिवार है, मतलब जो राजा और उसका परिवार हमारे साथ है, बराबर लगाया जा रहा था। मतलब इस तरह का नारा बार बार लगाया जा रहा था। पेरिस में राजा की स्थिति कैसी हो गई थी, एक तरह से बंदी की जैसे हो गई थी, चारों तरफ से उसे घेर रखा था। 10 दिन पश्चात राष्ट्रीय सभा भी पेरिस में आ गई थी। 10 दिन बाद क्या था, राष्ट्रीय सभा भी पेरिस में आ जाती है। फिर आता हमारा सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी। क्या सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी की बात करें तो ये पादरियों के लिए लागू किया गया एक संविधान था। क्या ये
पादरी के लिए लागू किया गया यह संविधान था, जिसके माध्यम से चर्च को राज्य के अधीन कर दिया गया था। तो ये पादरी के लिए लागू किया गया संविधान था और इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए क्या किया गया, चर्च को राज्य के अधीन कर दिया गया। पादरी वर्ग अब वेतनभोगी राज्य कर्मचारी बन गए थे, मतलब सरकार के द्वारा तनख्वाह मिलती थी पादरियों को, तो एक तरह से पादरी वर्ग अब क्या वेतनभोगी राज्य कर्मचारी बन गए थे। पादरियों को संविधान के प्रति शपथ लेनी होती थी। जिन पादरियों ने इस संविधान को सहज स्वीकार कर लिया वो तो ज्यूरर कहलाए, और जिन्होंने इस संविधान को नहीं माना वो पादरी क्या बनाए, हमारे नॉन ज्यूरर कहलाते हैं, वो पादरी नॉन ज्यूरर कहलाते हैं। अब हमारे जो फ्रांस है उसका संविधान लिखा जाता है 1791 में। तो 1791 ईस्वी का लिखित संविधान की बात करें, 1791 में पहली बार लिखित संविधान की रचना की गई। संविधान जनता की इच्छाओं मतलब काहियाओं, जो वहाँ पे फ्रेंच शब्द है, इच्छाएं मतलब काहियाओं के आधार पर तैयार किया गया था। जनता क्या चाहती है उसके आधार पर राजा को क्या बना दिया गया, राजा को वेतनभोगी बना करके उसकी शक्ति को सीमित कर दिया गया। राजा को क्या किया गया, वेतनभोगी बना करके उसकी शक्ति को सीमित किया गया। जनता की शक्ति को सर्वोच्च माना गया, अर्थात जन संप्रभुता का सिद्धांत लागू किया गया। क्या जन संप्रभुता का सिद्धांत लागू किया गया। मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था उसको लागू किया गया। क्या किया गया, मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था उसे लागू किया गया, मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को अलग अलग किया गया। फिर आता राजा का पलायन, राजा डर जाता है। तो राजा को वैसे तो संविधान के थ्रू क्या है, एक तरह से क्या किया जाता है, वेतनभोगी बनाया जाता है। तो इस चक्कर में राजा का पलायन होता है। 20 जून 1791 को फ्रांस का राजा लुई बरेन गांव के समीप भागने का प्रयास करता है। जो बरेन गांव है वहाँ से भागने का प्रयास करता है, सोचता है कि मैं फ्रांस छोड़ के दूसरे देश में चला जाता हूँ और वहाँ से सहायता लेके आऊँगा। तो भाग रहा था, लेकिन वहाँ जो बरेन गांव के पास में उसे पकड़ लिया जाता है। इस घटना ने राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना सुनिश्चित कर दी। क्यों, क्योंकि राजा क्या है, भागते हुए पकड़ा जाता है। राजा क्या होता है, भागते हुए पकड़ा जाता है। और ये ऐसी शर्मनाक घटना बहुत न के बराबर कभी हुई थी, लेकिन ये हो ही जाती है। 21 जनवरी 1793 को फ्रांस के राजा लुई 16वें को मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, राज्य को शर्मसार किया है। क्यों, क्योंकि इस तरह से भागने का प्रयास करके राज्य को शर्मसार करने की घटना पहली बार हुई थी। तो यही होता है। इस घटना ने समस्त यूरोपीय देशों को फ्रांस की जनता के विरुद्ध कर दिया। क्यों, क्योंकि मृत्युदंड की सज़ा किसी राजा को मिलना एक आसान बात नहीं थी। तो सभी जगह एक ही बात फैलती है कि फ्रांस के राजा को मृत्युदंड की सज़ा मिली है, तो सारे के सारे यूरोपीय देश क्या फ्रांस की जनता के विरुद्ध हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जाती है। तो बात करें तो अप्रैल 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्यों, क्योंकि इनके निरंकुश शासक लुई 16वें की मदद का प्रयास कर रहे थे। फिर नेशनल असेंबली ने देखा कि जैसे हमारे लुई 16 भाग रहा था, लेकिन किसके सहारे भाग रहा था, क्यों, क्योंकि वो भाग के कहाँ जाना था, प्रशा और ऑस्ट्रिया इनके पास जा रहा था। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा कि तुम हमारे पास आ जाओ, हम क्या है आपको मदद करेंगे नेशनल असेंबली के खिलाफ। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। क्रांतिकारियों ने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनसामान्य का युद्ध कहने लगे, कि जो राजा है और कुलीन है इनके खिलाफ जनसामान्य का युद्ध माना जाने लगा। इस समय कवि राजेट दी लॉयल के द्वारा रचित जो मार्सिले गीत है वो भी स्वयंसेवकों के द्वारा गाया जाने लगा। और ये मार्सिले गीत आज का क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया है। किसके द्वारा गाया गया है, जो कवि है राजेट दी लॉयल के द्वारा रचित है मार्सिले गीत, ये क्या है, आज का क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगान है। फिर होता हमारा सितंबर हत्याकांड। प्रशा के सेनापति ने फ्रांसीसी जनता को फ्रांस के शासक को मुक्त करने का आदेश दिया था। क्यों, क्योंकि गिरफ्तार कर दिया जाता है। अभी तक तो मृत्युदंड की सजा ही हुई थी, दिया नहीं गया था। तो हमारे प्रशा के सेनापति ने फ्रांसीसी जनता को कहा कि फ्रांस के शासक को मुक्त कर दिया जाए, और ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी कि ऐसा नहीं करोगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस घोषणा ने फ्रांसीसी जनता को और भड़का दिया कि इससे बुरा क्या होगा। तो 10 अगस्त 1792 ईस्वी के दिन भीड़ ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया। राजा के रक्षक थे उनको मार दिया। इस विद्रोह में लगभग 800 स्विस सैनिक मार दिए गए। अब राजतंत्र को हटाने की मांग की जाने लगी कि अब राजा और राजतंत्र दोनों को ही खत्म कर दिया जाए। क्या राजा और राजतंत्र दोनों को ही खत्म किया जाना जरूरी है। जैकोबिन दल के जो सदस्य थे उन्होंने नया संविधान बनाने की मांग रखी। जैकोबिन दल के जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया, नया संविधान बनाने की मांग रखी। अब क्या है,
अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण करके दांते को उसका अध्यक्ष बनाया गया। जो दांते था उसको अध्यक्ष बना दिया गया, किसका? अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण करके। संपत्ति पर आधारित मताधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या? संपत्ति पर आधारित जो मताधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया और जो सार्वभौमिक मताधिकार वो दिया जाने लगा। दांते यही चाहता था। तो दांते ने उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिए जिन पर राजा या शत्रु देश को सहायता पहुंचाने की आशंका थी। उनको लगा कि जो शत्रु देश है, प्रशा है, ऑस्ट्रिया है, इनको यदि कोई व्यक्ति मदद करने की कोशिश करेगा तो उनको मौत की घाट उतार दिया जाएगा। तो यह हत्याकांड 2 से 6 सितंबर तक चलता रहा, इसीलिए इसे सितंबर हत्याकांड कहते हैं। जो विदेशियों को मदद करने की कोशिश करेगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, मतलब मार दिया जाएगा। तो यही हत्याकांड हमारा क्या कहलाता है? सितंबर हत्याकांड कहलाता है। फिर आता हमारा नेशनल कन्वेंशन। क्या था? नेशनल कन्वेंशन। तो नेशनल कन्वेंशन की बात करें तो हम नेशनल कन्वेंशन की बात करें 1792 से लेके और कब तक चलता है? 1795 तक चलता है। इसका शासन की बात करें तो 20 सितंबर 1792 ईस्वी से 20 सितंबर 1792 ईस्वी से हमारे 26 अक्टूबर 1795 ईस्वी तक हमारे ये नेशनल कन्वेंशन का शासन चलता है। यह काल गया जैकोबिन और जिरोंदिस्ट दलों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, संघर्ष और जैकोबिन के द्वारा किए गए हत्याकांडों के लिए जाना जाता है। तो ये हमारा टाइम किसके लिए जाना जाता है? जैकोबिन और जिरोंदिस्ट 2 दल थे, इन दलों के बीच में हुए संघर्ष और जैकोबिन के द्वारा जो हत्याकांड किए गए उनके लिए जाना जाता है। बावजूद इनकी कन्वेंशन के द्वारा देश को स्थायित्व प्रदान करते हुए गणतंत्र की स्थापना की जाती है। जो हमारा नेशनल कन्वेंशन है इसके द्वारा क्या किया जाता है? देश को स्थायित्व प्रदान करते हुए गणतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। जैकोबिन और जिरोंदिस्ट दल पेरिस के महत्व और राजा पर महाभियोग। क्या? जो जैकोबिन और जिरोंदिस्ट दल क्या चाहते थे? पेरिस के महत्व और राजा पर अभियोग और सितंबर हत्याकांड के उत्तरदायित्व के प्रश्नों पर बटा हुआ था कि दोनों आपस में उलझे हुए थे कि ये क्या होना चाहिए, मतलब राजा पे अभियोग में क्या होना चाहिए, सितंबर हत्याकांड का दायित्व किसको जाना चाहिए। इस तरह से सितंबर हत्याकांड जैकोबिन दल के सदस्यों के द्वारा ही किए गए थे। क्या? सितंबर हत्याकांड किसके द्वारा किए गए थे? जैकोबिन दल के सदस्यों के द्वारा किए गए थे। जिरोंदिस्ट चाहते थे कि इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति दांते और मारा को सज़ा दी जाए। तो इसके उत्तरदायी सितंबर हत्याकांड के उत्तरदायी व्यक्ति कौन कौन है? दांते हैं, मारा है, तो इनको सज़ा होनी चाहिए, ये मानते थे हमारे कौन? जिरोंदिस्ट। जिरोंदिस्ट दल जैकोबिन दल का द्वारा पेरिस को अत्यधिक महत्व देने के खिलाफ थे। जो हमारे जिरोंदिस्ट दल है, जैकोबिन दल के द्वारा जो पेरिस को जो बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, इसको इतना महत्व दिए जाने के सख्त खिलाफ थे। जिरोंदिस्ट अभियोग चलाकर ही राजा को सजा देना चाह रहे थे। जिरोंदिस्ट क्या है? राजा को क्या है? अभियोग चलाकर सजा देना चाहते थे, जबकि जैकोबिन इस कार्य को तुरंत बिना अभियोग के करने के पक्षधर थे। जैकोबिन क्या है? ये जो कार्य है इस कार्य को तुरंत बिना अभियोग के करने के पक्षधर थे। राजा को कन्वेंशन में हुए जो मतदान है इसके आधार पर नेशनल कन्वेंशन में मतदान किया जाता है कि राजा के साथ क्या होना चाहिए, तो उसमें मतदान किया जाता है और राजा को मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। तो इसके आधार पर 21 जनवरी 1793 ईस्वी को मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। और इस घटना को इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली के राज्यों, रूस, स्पेन, हॉलैंड, इनको फ्रांस के विरुद्ध कर दिया। मतलब इन सब ने क्या किया? सोचा कि ऐसा चलेगा तो हमारे राज्य के अंदर भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए क्या सब क्या हमारे फ्रांस के विरुद्ध हो जाते हैं। जैकोबिन दल के नेता रॉबस्पियर, मारा और दांते जिरोंदिस्तों से नफरत करने लग जाते हैं। जो जैकोबिन दल के नेता थे रॉबस्पियर, मारा और दांते, ये जिरोंदिस्तों से नफरत करने लग जाते हैं। इसी कारण अब फ्रांस में गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है, क्योंकि जैकोबिन और जिरोंदिस्त 2 दल होते हैं जिस नेशनल असेंबली में, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। जैकोबिन खतरनाक था। फ्रांस में 2 सरकारें काम करने लगी, एक पेरिस की सरकार और या कम्यून या जैकोबिन दल तो क्या मानता था? पेरिस को महत्वपूर्ण मानता था। शेष दूसरी फ्रांस की सरकार या जिरोंदिस्ट दल या कन्वेंशन की सरकार। तो इसमें सरकार किसकी बनी हुई थी? जिरोंदिस्तों की। कन्वेंशन की सरकार क्या? क्रांतिकारी फ्रांस की तीसरी संसद थी। जो कन्वेंशन की सरकार थी क्या थी? क्रांतिकारी फ्रांस की तीसरी संसद थी। इसके कार्यकाल में ही 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना की जाती है। उस समय देश के भीतर और बाहर क्रांतिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी
और इसे नियंत्रित करने के लिए नेशनल कन्वेंशन के द्वारा मार्च 1793 से लेकर जुलाई 1794 तक आतंक का शासन स्थापित किया गया। तो क्या किया गया, हमारे मार्च 1793 से लेकर जुलाई 1794 तक आतंक का शासन स्थापित किया गया। इसके तहत शक्तिशाली कार्यपालिका का गठन कर क्रांति विरोधी को मृत्युदंड दिया गया। तो इसके तहत क्या किया जाता है, शक्तिशाली कार्यपालिका का गठन करके क्रांति विरोधियों को मृत्युदंड की सजा दी जाती है। अब बात करें इसके 3 अंक थे। तो शक्तिशाली कार्यपालिका थी, उसकी बात करें तो इसके कितने अंक थे, 3 अंक थे। एक तो जन रक्षा समिति, एक सामान्य सुरक्षा समिति, एक तो क्या था जन रक्षा समिति थी, एक जन सुरक्षा समिति थी, और तीसरा क्या था कार्यपालिका थी, न्यायपालिका थी। तीसरी क्या थी, न्यायपालिका थी। तो फ्रांस की राजनीति में उस समय गणतंत्रवादी समर्थक के 2 प्रमुख दल थे। तो बात करें तो फ्रांस की राजनीति में उस समय गणतंत्रवादी समर्थक 2 प्रमुख दल थे। दोनों के बारे में वैसे तो हम थोड़ी थोड़ी देख ली, एक जिरोंदिस्ट था और एक जैकोबिन था। तो दोनों दलों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पहले आते जिरोंदिस्ट दल, थोड़े उदार थे ये। इस दल के अधिकांश नेता फ्रांस में जिरोंद प्रांत से संबंधित थे। किस प्रांत से संबंधित थे, जिरोंद प्रांत से संबंधित थे। इस कारण इनका दल क्या कहलाता था, जिरोंदिस्ट कहलाता था। जिरोंदिस्ट दल के नेता आदर्शवादी थे, गणतंत्रवादी थे, उत्साही नेता थे। क्या थे, आदर्शवादी थे, उत्साही थे और गणतंत्रवादी थे। लेकिन वे अनुभवहीन और अव्यवहारिक व्यक्ति ज़्यादा थे। क्या वो क्या थे, हमारे अनुभवहीन और अव्यवहारिक व्यक्ति ज़्यादा थे। इस कारण से 1791 की जो व्यवस्थापिका सभा है, इस कारण क्या 1791 ईस्वी की व्यवस्थापिका सभा में इस दल का बहुमत होने के पर भी वे जैकोबिन दल से संघर्ष में पराजित हो गए थे। जबकि हमारी व्यवस्थापिका सभा में क्या इस दल का जो हमारी जिरोंदिस्ट है इनका बहुमत था, फिर भी वो क्या होते जैकोबिन दल के संघर्ष में हार जाते हैं। वे पेरिस के अत्यधिक महत्व के विरुद्ध थे। वो क्या कहते थे, पेरिस फ्रांस नहीं है। तो इसी कारण उनका कहना था पेरिस फ्रांस नहीं है। ब्रिसो और मदाम रोला इसके प्रमुख नेता थे। क्या इसके नेता कौन कौन थे, मदाम रोला और ब्रिसो इसके नेता थे हमारे जिरोंदिस्ट के। दूसरे हमारे थे जैकोबिन। क्या थे, जैकोबिन। इनकी बात करें इस दल का केंद्र क्या पेरिस था। जैकोबिन की बात करें तो इस दल का केंद्र क्या था, पेरिस था। इस दल के सदस्य अधिक व्यवहारिक उग्र गणतंत्रवादी व्यक्ति थे। कैसे थे, उग्र गणतंत्रवादी व्यक्ति थे। इनके द्वारा गणतंत्र की सुरक्षा हेतु आतंक का राज्य स्थापित किया गया था। गणतंत्र की स्थापना के लिए क्या किया, आतंक का राज्य स्थापित किया गया। इसके नेता थे कौन कौन, दांते, रोबेस्पियर, हमारे हैबर और मारा इस दल के प्रमुख नेता माने जाते हैं। कौन कौन, हमारे दांते, रोबेस्पियर, हैबर, मारा इस दल के प्रमुख नेता माने जाते हैं। फिर बात करें, ये हमारे ड्रेस देख सकते हैं, हमारे जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो इस प्रकार की ड्रेसें पहना करते थे। तो रोबेस्पियर की बात करें तो रोबेस्पियर के द्वारा ही आतंक का शासन स्थापित किया गया था और फ्रांस में सद्गुणों का राजतंत्र स्थापित करना चाहता था। वह क्या, फ्रांस में क्या सद्गुणों का राजतंत्र स्थापित करना चाहता था। वो राजा तो चाहता था, राजा तो हो, लेकिन कैसा, सद्गुणों वाला। इस दल के अधिकांश बैठकें पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब गिरजाघर में होती थी, जो हमारे जैकोबिन क्लब है। तो इस दल के अधिकांश बैठकें कहाँ होती थी, पेरिस में कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब क्लब है को जेकब गिरजाघर है, उस गिरजाघर में होती थी। इस कारण इनको जैकोबिन कहते थे, क्योंकि जेकब गिरजाघर होने की वजह से इनको जैकोबिन कहा जाने लगा। फिर जैकोबिन दल के जो सदस्य हैं, क्या जैकोबिन दल के सदस्य, उनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर, मजदूर ऐसे लोग शामिल होते थे। जैकोबिन दल के सदस्य लंबी पतलून पहनते थे, इस कारण उन्हें सोकुलात नाम से जाना जाता था। देखा हमने वैसे कि ये कैसे पतलून पहनते हैं, लंबी पतलून देख रहा आपने, तो लंबी पतलून है इनकी। तो लंबी पतलून पहनते थे और इस स्वतंत्रता के प्रतीक लाल टोपी भी पहनते थे। तो आपको दोबारा दिखा देते, लाल टोपी, ये लाल टोपी पहन रखी इस दोनों, पुरुष और महिला दोनों ने। तो ये लाल टोपी पहनते थे। उस समय कुलीन वर्ग धारदारी ब्रेसेस, क्या धारीदार ब्रेसेस घुटना तक पहनते थे। इस प्रकार सोकुलात बिना घुटनों वाली कुलीन के विरोधी का प्रतीक था। मतलब ये देख सकते हो, इसमें धारीदार जो ब्रेसेस है, मतलब पजामा है, वो पूरा पहनते हैं। ये कहते हैं कि हम कुलीनों से बढ़ के हैं। अब बात करते हैं आतंक का शासन। आतंक का शासन हमारे रोबेस्पियर के द्वारा किया गया था। तो आतंक का शासन किसने किया, रोबेस्पियर ने। तो रोबेस्पियर के द्वारा गणतंत्र की रक्षा, आंतरिक विद्रोह के दमन और फ्रांस की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए किया गया था। रोबेस्पियर के द्वारा नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई गई थी। भाई एक तो राज्य में नियंत्रणों और जो हमारे विदेशी शक्तियाँ हैं
उनको मदद करने की कोशिश करेगा उसको दंड भी दिया जाना चाहिए। तो हमारे नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई गई। वास्तव में जैकोबिन सदस्य के नेताओं ने आतंक का उपयोग व्यक्तिगत और दलगत वैमनस्य और निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए भी किया। ऐसा नहीं केवल राज्य के लिए किया, उन्होंने जो हमारा आतंक है इसका प्रयोग यहाँ कहाँ किया, उन्होंने व्यक्तिगत दलगत जो लड़ाइयाँ हैं उसको करने के लिए, निजी महत्वाकांक्षाओं को करने के लिए भी इसका उपयोग किया। वैसे तो इसने बाहरी शत्रुओं और क्रांति विरोधियों की सफलता तो मिली भाई। वैसे तो इससे क्या होता है, जो आतंकी शासन से क्या हुआ, जो बाहरी शत्रुओं और क्रांति विरोधी होते हैं उन पर सफलता तो मिली, लेकिन इसे लगातार जारी रखना गलत था। मतलब आतंक का शासन एक समय के बाद खत्म होना चाहिए, लेकिन ये खत्म ही नहीं हुआ। दाते के द्वारा विद्रोहियों के दमन के पश्चात, दाते ने क्या किया, विद्रोहियों का दमन कर दिया। इसके पश्चात इसे समाप्त करने पर बल दिया गया, लेकिन रॉबस्पियर ने इसे गिलोटिन पर चढ़वा दिया। किसे, जो हमारा दाते था तो दाते को ही गिलोटिन पर चढ़वा दिया। और इस महा आतंक की समाप्ति 27 जुलाई 1794 को रॉबस्पियर की मृत्यु के साथ ही होती है। क्या ये आप देख सकते हैं गिलोटिन में क्या होता है, ये जैसे व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये क्या है, इसकी किसी की गर्दन है इसके हाथ में। वैसे तो आपने गिलोटिन देख रखा होगा, एक तरह का ये होती है, मशीन होती है जिसमें क्या है, एक आदमी को ये लिटा दिया जाता है और ऊपर से एक पैनी तलवार से आके गिरती है, जिससे क्या गर्दन अलग हो जाती है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति है जो गर्दन को लेके खड़ा है। तो आतंक का शासन होता है। यह दौर संपूर्ण क्रांति पर कलंक के समान है। जो हमारे फ्रांस की क्रांति होती है तो इसकी में क्या है, ये जो हमारा आतंक का शासन था तो ये दौर क्या था, पूरी क्रांति में कलंक की तरह है। नेशनल कन्वेंशन के द्वारा 1795 ईस्वी में एक नया संविधान बना दिया गया। इसके द्वारा शासन की शक्ति 5 व्यक्तियों की समिति को सौंप दी गई। तो क्या किया गया, 1795 ईस्वी में एक नया संविधान बनाया गया। इसके द्वारा शासन की शक्ति 5 व्यक्तियों की समिति को सौंप दी गई। यह व्यवस्था क्या, डायरेक्टरी व्यवस्था कहलाती है। यह व्यवस्था क्या कहलाती है, डायरेक्टरी व्यवस्था कहलाती है। जो 5 व्यक्तियों की व्यवस्था वो डायरेक्टरी व्यवस्था कहलाती है। अब डायरेक्टरी व्यवस्था की बात करें, ये क्या है। ये व्यवस्था अक्टूबर 1795 ईस्वी से नवंबर 1799 ईस्वी तक चलती रही। ये पूर्णतः असफल साबित होती है। लेकिन क्या ये व्यवस्था क्या पूरी तरह से असफल साबित होती है। डायरेक्टरी की बात करें, संचालक मंडल का शासन क्या आंतरिक प्रशासन के मामलों में दुर्भाग्यशाली रहा। जो हमारे डायरेक्टरी की बात करें, जो संचालक मंडल है 5 लोगों का, इसका शासन आंतरिक प्रशासन के मामलों में दुर्भाग्यशाली रहा, मगर विदेशी जो मामले थे उनमें उन्हें काफ़ी अच्छी सफलता मिली। जो संचालक मंडल था, तो संचालक मंडल ने 1795 ईस्वी में ही स्पेन, प्रशा, हॉलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली इन राज्यों से संधि कर ली। जो हमारा संचालक मंडल था, डायरेक्टरी थी, इसने क्या किया कि हमारे प्रशा, हॉलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली इनसे संधि कर ली। क्यों, क्योंकि ये हमारे फ्रांस से नाराज चल रहे थे और इनसे संधि करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और युद्ध समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। दूसरी ओर देखें तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया गया था। ऑस्ट्रिया नहीं मान रहा था तो ऑस्ट्रिया को नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध किया और युद्ध में हरा दिया। अब केवल इंग्लैंड ही बचा था जो फ्रांस की को आँख दिखा सकता था। क्या, जो इंग्लैंड ही बचा था जो क्या फ्रांस को आँख दिखा सकता था। कौन बचा था, इंग्लैंड ही। मगर संचालक मंडल के सदस्य अपनी अयोग्यता के कारण प्रांतीय दंगों को रोकने में असमर्थ रहे। विदेशी मामलों तो उन्होंने बढ़िया काम किया, लेकिन जो हमारे प्रांतीय दंगे थे उनको रोकने में असफल रहते हैं। जैकोबिन दलों के सदस्यों ने पैंथियन नामक सोसाइटी की सदस्य ग्रहण करके संचालक मंडल का विरोध करना शुरू कर दिया। ये 5 सदस्य जो डायरेक्टरी शासन थी वही संचालक मंडल था, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ये संस्था क्या ट्रिब्यून नामक एक पत्रिका निकालती थी और उसमें क्या है बढ़ती महंगाई के बारे में छापती थी। तो उन्होंने बताया कि बढ़ती महंगाई ने देश की हालत जर्जर कर रखी है और इन सभी हालातों ने क्या है नेपोलियन को आगे बढ़ने में मदद की। क्यों, क्योंकि डायरेक्टरी शासन क्या है इन चीज़ों में काबू पाने में असमर्थ रही थी। अब बात करें, हमारे फ्रांसीसी क्रांति हो जाती है, डायरेक्टरी शासन हो जाता है। अब यहाँ से हमारा नेपोलियन का शासन शुरू होता है, जो हमारे फ्रांस की क्रांति में नहीं आता है। जो डायरेक्टरी शासन यहाँ से क्या होता है कि जो नेपोलियन का शासन शुरू होता है ये हमारे फ्रांस की क्रांति में नहीं आता है, तो वहाँ ख़त्म करते हैं। नेपोलियन के शासन को अलग से देखेंगे हम कभी। अब देखेंगे फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हमारे सामंती व्यवस्था का अंत हो जाता है। लुई 14 के समय यद्यपि सामंती व्यवस्था पर नियंत्रण करते हुए शासन को केंद्रीकृत कर दिया गया था, लेकिन क्रांतिकाल में सामंत व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्रांतिकाल में क्या किया गया, जो सामंत व्यवस्था थी तो सामंत व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यह अपमानजनक व्यवस्था सदियों से क्या आर्थिक शोषण का पर्याय बनी हुई थी।
समानता के सिद्धांत पर सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्या? समानता के सिद्धांत पर सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। फिर बात करें राष्ट्रीयता का उदय। क्या? राष्ट्रीयता का उदय की बात करें तो फ्रांस में उठी राष्ट्रीयता की लहर ने जल्दी ही समस्त यूरोप को अपनी जकड़ में ले लिया था। क्या? फ्रांस में से उठी राष्ट्रीयता की लहर ने क्या किया? जल्दी समस्त यूरोप को अपनी जकड़ में ले लिया था। और यही राष्ट्रीयता की लहर इटली जर्मनी में एकीकरण की प्रेरणा रही थी। इसी कारण क्या विश्व मानचित्र पर दो देशों का उदय हुआ। जो विश्व मानचित्र पर क्या दो देशों का उदय होता है, इटली और जर्मनी का। तो राष्ट्रीयता की इसी लहर ने स्पेन को आगे बढ़कर नेपोलियन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। इसको हमारा स्पेन है, तो स्पेन को आगे बढ़ के नेपोलियन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए इसने प्रेरित किया। प्रत्येक देश के नागरिक अपने देश की रक्षा और गौरव के लिए त्याग, बलिदान और संघर्ष की भावना से उठ खड़े हुए। क्या? प्रत्येक देश के नागरिक क्या है कि अपने देश की रक्षा, गौरव के लिए त्याग, बलिदान और संघर्ष की भावना से उठ खड़े होते हैं। और राष्ट्रीयता की भावना ने परतंत्रता से ग्रसित जो देश है उनको स्वतंत्र होने के लिए साम्राज्यवादी देशों के विरुद्ध आंदोलन करने का साहस दिया। ये हमारे राष्ट्रीयता के उदय की बात करते हैं। फिर प्रजातांत्रिक भावना का उदय। या प्रजातांत्रिक भावना का उदय की बात करें तो फ्रांस की जनता ने क्या किया? निरंकुश और वंशानुगत राजतंत्र। फ्रांस की जनता ने क्या किया? निरंकुश और वंशानुगत जो राजतंत्र है इसका शासन समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना कर दी। अब क्या? देश का शासक वर्ग देश के नाम पर नहीं बल्कि जनता के नाम पर शासन करने के लिए अधिकृत था। अब क्या हो रहा था? अब जो जनता का देश का शासक वर्ग क्या है? देश के नाम पर नहीं बल्कि क्या जनता के नाम पर शासन करने के लिए अधिकृत था। जनता अपने प्रतिनिधियों को आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरने पर हटा सकती थी। अब जनता क्या कर सकती थी? यदि उनके प्रतिनिधि जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा नहीं उतरेंगे तो उनको पद से हटा सकती थी। अब सर्वोच्च सत्ता जनता में निवास करने लग गई थी। अब सर्वोच्च सत्ता कहाँ? जनता में निवास करने लग जाती है। फिर बात करें मानवाधिकारों की घोषणा। तो मानवाधिकारों की घोषणा की बात करें तो देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता, संपत्ति की सुरक्षा, योग्यता के अनुसार पदों के अनुसार अवसर, इन सब को मानवाधिकारों के रूप में कानून का आधार देकर स्थापित किया गया। क्या होता है? जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है, कानून के समानता, संपत्ति की सुरक्षा, योग्यता के अनुसार पदों के अनुसार के समान अवसर, इन सबको क्या मानवाधिकारों के रूप में कानून का आधार देकर स्थापित किया गया। मनुष्य के कुछ अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार और जन्म से प्राप्त अधिकार की संज्ञा दी जाती है। क्या मनुष्य को जो कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं तो उन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार या फिर जन्म से प्राप्त अधिकार की संज्ञा दी जाती है। इन मानव अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों का ही पर्याय माना गया है। उन्हें शासक वर्ग द्वारा भी नहीं छीना जा सकता। और यह अधिकार क्या विश्व के निरंकुश शासकों के विरुद्ध चुनौती के रूप में उभरे हैं। ये जो अधिकार है ये क्या है कि विश्व के निरंकुश शासकों के विरुद्ध चुनौती के रूप में उभरे हैं। फिर बात करें सेकुलर राज्य की घोषणा और चर्च के अधिकारों की समाप्ति। जब हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य सेकुलर राज्य की बात करें तो सेकुलर राज्य की घोषणा और चर्च के अधिकारों की समाप्ति की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को उपासना पद्धति चुनने का अधिकार दिया गया। मजहबी जो सहिष्णुता है फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। कि मजहबी सहिष्णुता क्या है? हमारे फ्रांसीसी क्रांति की देन ही मानी जाती है। मजहबी समस्याओं और पादरियों को राज्य के नियंत्रण में लाया गया। उन्हें भी संविधान के अनुसार कार्य और व्यवहार करने के बाध्य किया गया। जो हमारे पादरी और जो मजहबी समस्याएं हैं इनको क्या संविधान के दायरे में लाया गया और उनको क्या कहा कि आपको संविधान का पालन करना पड़ेगा। मध्यकाल में शासन का मजहब ही जनता का मजहब माना जाता था। सेकुलर राज्य की अवधारणा ने इस नियम को समाप्त कर मजहब को व्यक्तिगत विचारधारा से जोड़ दिया। इसका अर्थ था कि शासन की चर्च के हस्तक्षेप से मुक्ति। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था कि शासन की चर्च के हस्तक्षेप से मुक्ति इसका अर्थ माना जाता है। चर्च की संपत्ति पर जिन किसानों ने अधिकार कर लिया था, क्या चर्च की संपत्ति पर जिन किसानों ने अधिकार कर लिया था उन अधिकारों को कानूनी अधिकार देकर किसानों को लाभ दिया गया। मजहब को व्यक्तिगत विषय बना दिया गया कि व्यक्तिगत रूप से कि जो इच्छा हो वो मजहब मान सकता है। तो एक तरह से ये अधिकार था। फिर राजनीतिक दलों का गठन किया गया। उसकी बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति में जनता को स्वयं के अधिकारों को ज्ञान हो चुका था। फ्रांसीसी क्रांति में क्या होता है? जनता को स्वयं के अधिकारों को ज्ञान हो चुका था
अब वह क्या, अब राजनीतिक अधिकारों से परिचित हो चुकी थी। शासन करने का दैवीय सिद्धांत, मतलब जो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस कारण उसे शासन करने का अधिकार है। अब इस सिद्धांत को खत्म मान लिया गया कि इस सिद्धांत के आधार पर कोई भी शासन नहीं करेगा, ये मान लिया गया। शासन की बागडोर जनता के हाथ में आ जाती है। क्या होता है शासन की बागडोर, क्या होता है जनता के हाथ में आ जाती है। जनता अपने सामूहिक हितों के लिए दलों और संगठनों के रूप में एकत्रित होकर संघर्ष करने लग गई थी। जनता क्या करने लगती है, दलों और संगठन के रूप में इकट्ठा होकर संघर्ष करने लग गई। इस कड़ी में जिरोंदिस्ट और जैकोबिन दल मैन प्रमुख रूप से काम करते हैं। शासन की संप्रभुता जनता में निहित हो गई थी। क्या, शासन की जो संप्रभुता थी वो किस में निहित हो गई थी, जनता में निहित हो जाती है। फिर बात करें समाजवाद का प्रभाव, मतलब समाजवाद की शुरुआत की बात करें। तो समाजवाद का प्रारंभ की बात करें तो शांत क्रांति काल में कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग और पादरियों के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, जो हमारे सामंत वर्ग, कुलीन वर्ग और पादरी हैं, इनके विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चर्च की संपत्ति पर किसानों का अधिकार दे दिया गया। जो चर्च की संपत्ति है उन पर किसानों का अधिकार दे दिया गया। समानता के सिद्धांत पर सामंत व्यवस्था का अंत करके किसानों और सामंतों के लिए एक समान कानून व्यवस्था स्थापित की गई। क्या किया गया, जो हमारे समानता के सिद्धांत पर सामंत व्यवस्था का अंत किया गया, साथ ही साथ किसानों और सामंतों के लिए एक समान कानून व्यवस्था स्थापित की गई। अधिकार विहीन समाज और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग दोनों को बराबर कर दिया गया। जैकोबिन दल मजदूरों और निर्धन होते थे, इनका हिमायती था, इनको अधिकार देने के पक्ष में रहता था। कौन, जैकोबिन दल। फिर शिक्षा संबंधी क्या सुधार किए गए, शिक्षा को चर्च से अलग करके उसके नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। तो हमारे पहले शिक्षा प्रदान करने का काम किसका होता था, चर्च का होता था। अब चर्च से क्या किया गया, शिक्षा को अलग करके उसके नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। शिक्षा के मजहबी स्वरूप को बदल कर दिया गया, कि शिक्षा के मजहबी स्वरूप को बदलकर मानवतावादी बनाने का प्रयास किया गया। क्या किया गया, शिक्षा के मजहबी स्वरूप को बदलकर मानवतावादी बनाने का प्रयास किया गया। उसे शिक्षा में अनुशासन, राष्ट्रीयता को विशेष महत्व प्रदान करने का प्रयास किया गया। क्या किया गया, क्या कि शिक्षा में अनुशासन और राष्ट्रीयता को विशेष महत्व देने का प्रयास किया गया। फिर हमारे मेन कॉन्सेप्ट, हमारे जो फ्रांस की क्रांति के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो फ्रांस की क्रांति का सबसे प्रभावित करने वाला परिणाम था ये, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे ने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप को प्रभावित किया। भाषण और लेखन, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा, राजनीतिक दलों के गठन की आज़ादी, समान अवसर, योग्यता का महत्व, विधि के समक्ष समानता, इस तरह की चीज़ें हुआ करती है हमारे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के सिद्धांत। जनता के बीच भाईचारे और सहयोग की भावना से राष्ट्रीयता की नींव को मजबूती मिलती है। क्या होता है, राष्ट्रीयता की नींव को मजबूती मिलती है हमारी जनता के बीच भाईचारे और सहयोग की भावना से। फिर बात करें उदारवादी प्रजातंत्र की स्थापना। क्या, उदारवादी प्रजातंत्र की स्थापना की बात करें, शुरुआत की। उदारता के लिए प्रयुक्त जो अंग्रेजी शब्द है लिबरल, ये शब्द लैटिन शब्द लिबर से उत्पन्न हुआ है। जो हमारा लिबरल है ये किससे उत्पन्न हुआ है, क्या कहते हैं, लिबर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता। फ्रांस में क्या, उदारवाद की विचारधारा ने उस शासक वर्ग का समर्थन करने की बात कही जो जनता की सहमति से बना न हो और कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान समझे जाए। क्या, कानून के सामने सारे के सारे व्यक्ति कैसे माने जाने चाहिए, समान माने जाने चाहिए। फिर उदारवाद की विचारधारा ने चूंकि विशेषाधिकारों के अंत का समर्थन और निरंकुश शासन का विरोध किया था। क्या, उदारवाद की जो विचारधारा थी इसने विशेषाधिकारों के अंत का समर्थन किया और निरंकुश शासन का विरोध किया। अतः अब उदारवाद को संसदीय प्रजातांत्रिक सरकार का समानार्थी माना जाने लगा और फ्रांस ने यूरोप में उदारवादी लोकतंत्र का झंडा बुलंद किया था। फ्रांस ने क्या किया, उदारवादी लोकतंत्र का झंडा बुलंद किया। यह उदारवाद का राजनीतिक पक्ष था। ये क्या था, उदारवाद का राजनीतिक पक्ष था। दूसरी ओर राज्य के नियंत्रण से मुक्त आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद ने मुक्त बाजार, अबाध आवागमन की मांग प्रारंभ करने वाला मध्यम वर्ग में स्थान बना लिया। तो इसमें क्या किया, दूसरी ओर राज्य के नियंत्रण से मुक्त आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद ने क्या किया, मुक्त बाजार और अबाध आवागमन की मांग प्रारंभ करने वाले जो मध्यम वर्ग में क्या स्थान बना लिया था अपना। फिर राजतंत्र की समाप्ति और जनता की शक्ति का उदय की बात करें। क्या, राजतंत्र की समाप्ति और जनता की शक्ति के उदय की बात करते हैं इसमें।
तो फ्रांसीसी क्रांति ने देश का भविष्य और वर्तमान दोनों ही जनता में निहित कर दिए थे। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया, देश का भविष्य और वर्तमान दोनों जनता की में निहित कर दिया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यूरोप के समस्त निरंकुश शासकों के विरुद्ध, यूरोप में दूसरे जितने भी निरंकुश शासक थे उनके विरुद्ध वहाँ की जनता को संगठित होने में मदद करने की बात कही कि यदि वो इकट्ठा होना चाहते हैं, संगठित होना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। और यह राष्ट्रों का भौगोलिक परिदृश्य बदलने का प्रारंभ बिंदु था। ये क्या था, जो राज्य थे, जो भौगोलिक राष्ट्रों का भौगोलिक परिदृश्य बदलने की बात करने का प्रारंभ बिंदु माना जा सकता है। अब फ्रांस में राष्ट्र की प्रभुसत्ता, अब क्या है, फ्रांस में राष्ट्र की प्रभुसत्ता शासक और राजतंत्र के बाहर फ्रांस के सक्रिय नागरिकों के समूह में निहित हो गई थी। अब क्या है, फ्रांस में राष्ट्र की प्रभुसत्ता क्या शासक और राजतंत्र से बाहर हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनको तो हटा दिया गया था। फ्रांस के जो सक्रिय नागरिक है उनके समूह में निहित हो गई थी। फ्रांस में एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा झंडा चुना गया। जो हमारा फ्रांस में क्या किया जाता है, एक तिरंगा झंडा चुना जाता है। स्टेट जनरल असेंबली का स्थान नेशनल जनरल असेंबली ने ले लिया, जो क्या सक्रिय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती थी। जो क्या करती थी, सक्रिय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती थी। सेना अब राजा की रक्षा के लिए नहीं होकर देश की रक्षा का दायित्व संभालने लग गई थी। सेना क्या है, अब जनता देश का की रक्षा का दायित्व संभालने लगी थी। जनता में देश के लिए शहीद होने वालों के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो गई। यूरोपीय राजनीति में राष्ट्रवाद का प्रारंभ 1789 ईस्वी की इस फ्रांसीसी क्रांति से ही माना जाता है। यूरोपीय राजनीति में क्या राष्ट्रवाद का प्रारंभ किससे माना जाता है, 1789 में जो ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लड़कियों के लिए सरकारी विद्यालयों के द्वार खोल दिए गए। उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का अधिकार दिया गया। उनकी मर्जी के बिना विवाह नहीं करवाने का कानूनी अधिकार भी उनको दिया गया कि वो नहीं चाहती शादी करना तो उनकी शादी ना हो, ऐसा अधिकार दे दिया गया। तलाक प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देने का अधिकार स्त्रियों को पुरुषों के समान ही प्रदान किया गया। जैसे पुरुषों को दिया जाता है वैसे महिलाओं को उनको अधिकार दिया गया कि तलाक प्राप्त करने का। स्त्री स्वतंत्रता का यह संक्रमण काल था, मतलब इसी दौरान स्त्रियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो रही थी। यही कारण है कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विपरीत महिला क्लबों को आतंक के शासन के दौरान बंद कर दिया गया। जो महिला क्लब थे उनको बंद कर दिया गया था, जिस वजह से महिलाओं को स्वतंत्रता बढ़ती है। फिर इसका विरोध करने पे कई महिला क्लब उनको बंद कर दिया गया, तो इसका विरोध करने पर ओलंप दे गूज नामक महिला को देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है। क्या, ओलंप दे गूज नाम की एक महिला है, उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। इसके पूर्व 1791 ईस्वी के संविधान में 1791 की ईस्वी के संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता है। मतलब निष्क्रिय नागरिक का दर्जा का मतलब होता है कि उनको न तो वोट का अधिकार है न संपत्ति का अधिकार है। तो 1791 ईस्वी के संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता है। निष्क्रिय नागरिक को मत देने का अधिकार नहीं था। दूसरी ओर फ्रांसीसी कलाकारों ने अपनी क्रांति के आदर्श जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, गणतंत्र इत्यादि का मानवीकरण करके इसका नारी स्वरूप में सृजन प्रारंभ कर दिया। जो हमारे कलाकार थे फ्रांसीसी कलाकार, तो फ्रांसीसी कलाकारों ने क्या किया, अपने क्रांति के आदर्श जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, गणतंत्र इन सब का मानवीकरण कर दिया गया और उनका नारी के रूप में सृजन प्रारंभ कर दिया। न्याय कानून के समक्ष सभी की समानता को एक तराजू पकड़े, आंखों पर पट्टी बांधे स्त्री के रूप में दर्शाया गया। जो हमारी न्याय की प्रतिमा होती है जो कोर्ट के अंदर होती है उसकी तरह, और स्वतंत्रता को हमारे टूटी जंजीर के रूप में व्यक्त किया गया। गणतंत्र स्वतंत्रता की प्रतीक लाल टोपी, ये हमारे बगल में एक महिला की फ़ोटो है। फ़ोटो में आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता की प्रतीक लाल टोपी है, जो महिला के हाथ में एक तिरंगा और एक कलगी, तो कलगी और तिरंगा ये है। फ्रांस में ऐसी नारी के रूपक को मारियान के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र के अमूर्त विचारों को नारी के रूप में दिखाया गया है। तो ये हमारी नारी है, तो बगल में ये हमारी स्वतंत्रता की प्रतीक मानी जाती है। तो हमने फ्रांस की क्रांति देख लिया। फ्रांस की क्रांति को यदि ग्लिक्स लें, मतलब एक क्रक्स के रूप में देखें, तो इनको देख लेते हैं। स्टेट जनरल की शुरुआत हमारे 5 मई 1789 में ईस्वी में हुई थी। जनसाधारण वर्ग
या फिर तृतीय वर्ग के द्वारा नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा की घोषणा 17 जून 1789 में हुई थी। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 में हुई थी। राष्ट्रीय सभा को राजा की स्वीकृति और राष्ट्रीय सभा का संविधान सभा में परिवर्तन 27 जून 1789 को हुआ था। कब 27 जून 1789 को होता है। जो हमारा बास्तिल का दुर्ग था उसका पतन, मतलब इसी तारीख को हम क्या मानते हैं, फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। कब 14 जुलाई 1789। विशेषाधिकारों का अंत की बात करें तो 4 अगस्त 1789 को विशेषाधिकारों का अंत होता है। मानवाधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 को मानवाधिकारों की घोषणा। मार्च ऑफ वुमन मतलब स्त्रियों का अभियान होता है 5 अक्टूबर 1789 को। मुंसविफ की घोषणा कि जुलाई 1791 में। संविधान सभा के द्वारा लिखित गणतंत्रीय संविधान का निर्माण सितंबर 1791 में। राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की घोषणा 21 सितंबर 1792 में। लुई सोलवे को गिलोटिन वाली खबर, तो लुई सोलवे को जब गिलोटिन किया गया या उसको मारा गया था 21 जनवरी 1793 को। सितंबर हत्याकांड हमारे 2 से 6 सितंबर 1793 में हुआ था। आतंक का शासन हमारे मार्च 1793 से जुलाई 1794 तक चला। दांते का पतन हमारे अप्रैल 1794 में हुआ। रॉबस्पियर का पतन तो हमारे 28 जुलाई 1794 को रॉबस्पियर का पतन होता है। नेशनल कन्वेंशन हमारे 1792 से 1995 तक रहा और डायरेक्टरी शासन 1795 से 1799 तक, जब तक हमारा नेपोलियन राजा नहीं बनता है तब तक रहा। तो इस तरह से हमारे फ्रांस की क्रांति होती है और इसके बाद क्या हमारे शासक कौन बन जाता है, हमारे नेपोलियन बन जाता है। तो ये अलग एरा है, अलग बात रहती है, इसको फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत नहीं पढ़ा जाता। कई जगह साथ साथ भी पढ़ लेते हैं लेकिन नेपोलियन इसके बाद उदय होता है। तो इस तरह हमने फ्रांस की क्रांति का दूसरा पार्ट देख लिया है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।